सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाताल लोक सीजन 2 को। और अगर आपने सीजन 1 को नहीं देखा है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। ये कहीं से भी सीजन 1 से लिंक नहीं करती है और पूरे 5 सालों के बाद इसकी सीजन 2 ने वापसी की है। बहुत सारे लोग इस सीरीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज के दिन इस वेब सीरीज को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक होटल दिखाया जाता है, जहां पर हम एक वेटर को देखते हैं जो कि मिस्टर थॉम के कमरे में ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रहा था और समय लगभग सुबह 7 बजे हुए थे। अब यहाँ पर तो वेटर मिस्टर थॉम के कमरे में जाता है तो उसे मिस्टर थॉम कहीं भी नजर नहीं आते। वो उन्हें पूरे कमरे में देखता है, लेकिन जब वो ढूंढते ढूंढते उन्हें बाथरूम में जाता है तो मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम तो मर चुके हैं और इतने बुरे तरीके से मारा गया था उनको कि उनके सर को काट कर अलग कर दिया गया। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम दिल्ली के यमुना पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देख पाते हैं। और यहाँ पर आशा नाम की एक औरत आती है जो कि हाथीराम चौधरी से मिलती है और उन्हें बताती है कि कुछ समय से उसका पति, जिसका नाम रघु पासवान है, वो गायब है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम गुड्डू है और अक्सर रघु उनसे मिलने तो कम ही आया करता था, लेकिन वो हमेशा ही उसके कांटेक्ट में रहता था। वो जहाँ भी जाता था उसे बताकर जाया करता था, लेकिन कुछ समय से उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। और अब आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम दरअसल में नागालैंड के एक बहुत ही जाने माने हस्ती थे और वो दिल्ली बिजनेस समिट के लिए आया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उसे मारा गया था सभी लोग पूरे तरीके से हैरान थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। यहाँ पर डीसीपी वर्धमान सबको बताते हैं कि हम जल्दी से ये पता कर लेंगे कि ये सब किसने किया है। और साथ में हम यहाँ पर अंसारी को भी देख पाते हैं जो कि अब ACP बन चुका है। देन उसके बाद डीसीपी वर्धमान अंसारी को बता रहे थे कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि मिस्टर थॉम कोई आम आदमी नहीं था और जिस तरीके से उसे मारा गया है उसके अपने लोग भी पूरी तरीके से भड़के हुए हैं और इसीलिए हमें इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। वहीं हम चौधरी को देखते हैं जो रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है। वो जहाँ पर काम करता था, चौधरी वहाँ पर पहुँच जाता है तो मालूम चलता है कि रघु एक पाइनएप्पल फैक्ट्री में काम किया करता था और वो फैक्ट्री दरअसल में भल्ला नाम के एक आदमी की है। देन उसके बाद चौधरी भल्ला से बात करता है तो भल्ला से उसे पता चलता है कि रघु ने तो कुछ टाइम पहले ही काम छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं चौधरी के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और ये कॉल एक महिला कांस्टेबल ने किया था जिसका नाम मंजू होता है और वो बताती है कि रघु पासवान की बॉडी मिल चुकी है। देन उसके बाद चौधरी रघु पासवान की वाइफ को बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो बॉडी देखती है तो उसे मालूम चलता है कि ये बॉडी रघु पासवान की है ही। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ डॉक्टर्स पर जो मिस्टर थॉम की बॉडी के बारे में बता रहे थे कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और यहीं पर अंसारी भी मौजूद होता है जो कि डॉक्टर से सारी डिटेल ले रहा होता है। देन उसके बाद रात हो जाती है और चौधरी अपने घर के लिए चला जाता है और वो देखता है कि घर के बाहर एक नई कार खड़ी हुई है। अब जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है कि कार उसके साले जीतू की है जो हाल ही में उसने खरीदी है। एंड जीतू चौधरी के घर आया हुआ था और वो उसे मिठाई खिलाना चाहता था क्योंकि उसने नई कार खरीदी थी और साथ ही साथ वो चौधरी के लिए एक नई जॉब ऑफर भी करता है। और ये जॉब होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें उनकी सैलरी होगी लगभग 1 लाख रुपए और उन लोगों को सिर्फ फौजी या पुलिस वाले लोग ही चाहिए। चौधरी ने फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी बीवी रेनू बताती है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में पढ़ता है और वो PG के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। एंड वो कहती है कि अगर सब कुछ ठीक तरीके से मैनेज नहीं हुआ तो वो ट्यूशंस देना स्टार्ट कर देगी, जिससे हमें मालूम चलता है कि हाथीराम चौधरी की घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है और पैसों की थोड़ी सी तंगी है। देन उसके बाद हम अंसारी को देखते हैं जो उसी होटल में जाता है जहाँ पर मिस्टर थॉम का मर्डर किया गया था। वहाँ जाकर वो वेटर से पूछताछ करता है तो वेटर उसे बताता है कि मिस्टर थॉम की जान जाने से एक दिन पहले रात को वो किसी से फोन से बात कर रहे थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे और गुस्सा करते करते वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम चौधरी को देखते हैं जो अपने साले के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि अब उसे जॉब मिलने वाली है। एंड वहाँ पर जाकर चौधरी को पता चलता है कि ये कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इलीगल तरीके से हवाले का पैसा आता है और इन्हें तो सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए है, इसीलिए इन्हें फौजी या फिर पुलिस के लोग चाहिए थे। और ये सब सुनने के बाद चौधरी उसे कहता है कि अगर मेरा साला मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया होता ना तो मैं तेरी शक्ल ऐसी बना देता कि शायद तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाते। तभी चौधरी के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ये कॉल एक ट्रैफिक कांस्टेबल का है और कांस्टेबल यहाँ चौधरी को बताता है कि हाल ही में बस से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है और आपका नंबर उसी के पास से मिला है एंड मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं जो होटल के CCTV फुटेज को चेक करता है और उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि CCTV फुटेज में बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और शायद जिस वक्त मिस्टर थॉम को मारा गया था तभी वो लड़की वहीं पर मौजूद थी। तो तभी सभी लोग यहाँ पर उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चौधरी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे कांस्टेबल बताता है कि इस औरत के साथ एक बच्चा भी है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि रघु पासवान का होता है। इसका सीधा
इसका मतलब ये था कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो रघु पासवान की पत्नी का हुआ था। एंड वहीं दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं जो कि मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि जिस रात मिस्टर थॉम को मारा गया था उस रात उनका बॉडीगार्ड उनके साथ था ही नहीं, बाकी हमेशा ही वो उनके साथ रहता था, लेकिन उस रात वो उनके साथ नहीं था और इसीलिए अब अंसारी को उसके ऊपर शक हो रहा था। तब वो लोग बॉडीगार्ड से उगलवाने लगते हैं कि आखिर वो उस रात कहाँ पर था। तब यहाँ पर एक लड़की आती है और वो अंसारी को बताती है कि वो मेरे साथ था, लेकिन उसने तुम्हें ये सब नहीं बताया होगा क्योंकि वो मुझे सेव कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तभी अंसारी को मालूम चलता है कि जो लड़की सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है उसे लास्ट बार एक क्लब में पाया गया था और वो क्लब होता है ध्रुव मलिक नाम के एक आदमी का। अंसारी उस लड़की मतलब की रोज लीजो के बारे में पूछता है तो यहाँ पर ध्रुव मलिक उसे बताता है कि शायद वो यहाँ पर काम करती थी और शायद वो यहाँ पर डांस वगैरह किया करती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो यहाँ से जा चुकी है और अंसारी उसका एड्रेस ले लेता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस घर में वो किराए पर रहा करती थी और काफी ज्यादा नशा किया करती थी और मकान मालिक उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा शोर भी किया करती थी और अक्सर एक लड़का भी उसे मिलने आता था और वो हमेशा लाल कलर की ऑडी में आया करता था। ऑडी का नाम सुन के अंसारी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो ध्रुव मलिक ही है, लेकिन अंसारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव मलिक ने उससे झूठ क्यों बोला। और वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में चौधरी को देखते हैं जहाँ पर रघु पासवान की बीबी की डेथ हो चुकी थी और यहीं पर कुछ आदमी भी थे जो कि बार बार चौधरी की तरफ देख रहे थे और रघु पासवान का बेटा उन्हें देखकर डर रहा था। ये सब देखकर चौधरी उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी चौधरी के पास मंजू का कॉल आता है क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें रघु पासवान दिखाई पड़ चुका था जो कि पास ही के रेलवे स्टेशन पर था और चौधरी सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि रघु पासवान तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और साथ में एक लड़की भी है और उस लड़की को देखकर चौधरी समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि रोज लीजो है। सो गाइस, ये वही लड़की रोज लीजो होती है जिसे अंसारी ढूंढ रहा होता है। वहीं अगले सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे रेलवे ट्रैक पर एक फोन मिलता है, जिस वजह से उसकी माँ उसे बहुत चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ पर वो देखती है कि इस मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आ रहा है और जब वो उसे उठाती है तो पता चलता है कि वो फोन तो पुलिस स्टेशन से आया है और ये फोन उसी लड़की रोज लीजो का होता है। देन उसके बाद हम अंसारी को देखते हैं जो कि डीएसपी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरा केस और हाथीराम चौधरी का केस आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप हमारी टीम में हाथीराम चौधरी को और शामिल कर दीजिए। लेकिन डीएसपी भारद्वाज यहाँ पर अंसारी से साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी अंसारी के ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ अंसारी उन्हें आकर बताता है कि डीएसपी ने मना कर दिया है, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो उनसे मिल रहा है। भले ही अंसारी एसीपी बन गया हो लेकिन अभी भी वो चौधरी सर को बहुत रिस्पेक्ट देता है। खैर, अब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथीराम चौधरी को रेलवे स्टेशन पर वही लोग मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल से उसे देखकर भाग रहे थे और उन लोगों ने चौधरी को देख लिया था, इसीलिए वो चौधरी को देखकर यहाँ से फिर से भागने लगते हैं। अब ये देखकर चौधरी उनका पीछा करने लगता है और वो लोग भागते हुए एक अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये अड्डा किसी और का नहीं बल्कि भल्ला का होता है और ये वही भल्ला होता है जिसकी पाइनएप्पल की फैक्ट्री होती है। तो पीछे से हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली इस फैक्ट्री में ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। उसके बाद चौधरी फैक्ट्री के ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो रंगा नाम के आदमी को बंधक बना लेता है और फिर चौधरी अंसारी के पास कॉल करके इस जगह के बारे में बताता है। देन उसके बाद अंसारी बरार को बता देता है और बरार यहाँ पर रेड मार देता है और सभी को अरेस्ट कर लेता है और इन सबको पकड़वाने का क्रेडिट जो है वो हाथीराम चौधरी को मिलना चाहिए था, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट तो यहाँ पर बरार को मिल जाता है। ये सब देखकर अंसारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो चौधरी सर से बात करने के लिए चला जाता है। देन चौधरी उससे कहता है कि रेस में दौड़ रहे घोड़े को भी बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा बल्कि उसे बस चारा ही मिलेगा। समझ लीजिए मैं एक घोड़ा ही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। एंड अंसारी फिर से एक बार डीएसपी से बात करने के लिए जाता है और इस बार वो उन्हें कन्विंस कर लेता है। एंड मिस्टर थॉम के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में वो लोग हाथीराम चौधरी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं और अंसारी ने यहाँ पर हाथीराम चौधरी को बताया था कि वो भी अब उनके साथ है। उसके बाद सबसे पहले तो वो लोग भल्ला से पूछताछ करते हैं जहाँ पर मालूम चलता है कि रघु पासवान ने जॉब छोड़ी नहीं थी बल्कि उन्होंने उसे जॉब से निकाला था क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर माल के साथ पकड़ा गया था और वो बताता है कि ये माल नागालैंड जाता है जो कि मैक्स रिजो नाम के आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन उस आदमी को उसने कभी नहीं देखा और ना ही रघु पासवान के बारे में उसे कोई खबर है। तभी अंसारी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ध्रुव मलिक उनसे मिलने के लिए आया है एंड वो अपने साथ एक लॉयर भी लेकर आया है और वो अपने लॉयर के द्वारा बता देता है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें 3 लोग बताते हैं कि मिस्टर थॉम को मारने के पीछे हम जिम्मेदार हैं। और अब नागापुर के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। यहीं पर हम रोज को भी देख पाते हैं और उस कांस्टेबल ने रोज को देख लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये लोग रोज को ढूंढ रहे हैं। तभी उसके पास एक फोटो आता है जो कि रोज का था। तुरंत ही रोज का पीछा करता है, लेकिन अब तक वो वहाँ से जा चुकी थी तथा
बेटा हाथीराम चौधरी जब पुलिस स्टेशन में आता है तो उसे मालूम चलता है कि रघु पासवान का बेटा गुड्डू यहीं पर मौजूद है और महिला कांस्टेबल मंजू यहाँ चौधरी को बताती है कि उसके घर वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए चौधरी गुड्डू को अपने घर ले जाता है। यहाँ रेनू से मिलता है तो रेनू कहती है कि यहाँ पर उसे क्यों लेकर आए हो। चौधरी कहता है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में रहता है और तुम अकेली रहती हो, इसीलिए मैंने उसे यहाँ लेकर आ गया। लेकिन उसकी वाइफ रेनू कहती है कि तुम्हें उसे आश्रम में छोड़कर आना चाहिए था। एंड देन चौधरी उससे कहता है कि वो 2-3 दिनों के बाद उसे आश्रम में छोड़कर आ जाएगा। तभी उसके पास अंसारी का कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसे अगली सुबह ही नागालैंड जाना है अंसारी सर के साथ, जहाँ पर उन्हें मिस्टर थॉम के मर्डर इन्वेस्टिगेशन करनी है और रोज और रघु पासवान को भी ढूंढना है और उन्हें मैक्स रीजो के बारे में भी पता करना है। देन अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों नागालैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम मेघना होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में उन्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह देती रहती है। उसके बाद मेघना उनसे कहती है आप लोग होटल चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अंसारी चाहता है कि वो मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में जाए, लेकिन मेघना उनसे कहती है कि वहाँ जाना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके मना करने के बावजूद अंसारी और चौधरी दोनों ही मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनको कुछ खास तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ उन्हें मिस्टर थॉम के बेटे रुवान के बारे में मालूम चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अंसारी यहाँ पर रेड्डी से भी मिलता है। ये एक आदमी होता है जो कि बिजनेस समिट के लिए दिल्ली आया हुआ था मिस्टर थॉम के साथ। देन उसके बाद हम यहाँ पर मिस्टर थॉम की पत्नी को देखते हैं, जो अपने बेटे रुवान से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे और अब तुम्हें उनके आगे के बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। खैर उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं अंसारी और चौधरी दोनों ही रोज की फैमिली वालों के पास पहुंच जाते हैं और रोज के घर में उसकी माँ और उसके पिता है। पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जो कि मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में भी गए थे। अब जब अंसारी रोज की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो रोज की माँ बताती है कि वो हमारे लिए मर चुकी है और हमने उसे लास्ट बार कब देखा था ये हमें भी मालूम नहीं है। और उसके बाद रोज की माँ उन लोगों से मिस्टर थॉम के बारे में बताती है और कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ चौधरी रघु पासवान के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वही अंसारी रोज के बारे में पता लगाते हुए रेड्डी के होटल पहुंच जाता है, क्योंकि दरअसल में रोज जो है वो रेड्डी के होटल में पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। दूसरी तरफ चौधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रघु पासवान के बारे में पता करने लगता है और वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों से रघु पासवान के बारे में पूछता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी उसकी खबर नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं, जो कि रेड्डी की पत्नी से रोज के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि हमारे 7 होटल हैं और 400 लोग काम करते हैं, इसलिए उसे रोज के बारे में नहीं मालूम। जिसके बाद अंसारी वहाँ के मैनेजर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि रोज यहीं पर काम करती थी, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब हम देखते हैं चौधरी और अंसारी दोनों के पास कोई भी सबूत नहीं था। वहीं पर चौधरी का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और वो चौधरी के सर पर डंडा मार देता है, इससे वो बेहोश हो जाता है। तभी हम रहमान नाम के लड़के को देखते हैं और चौधरी को रहमान एयरपोर्ट के बाहर मिला था, जो यहाँ उसे छुड़ाता है और उसे सारी चीजें बताने लगता है। रहमान उसे बताता है कि वो कई सालों से यहाँ पर है और इसीलिए उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है और हम सभी लोग मैक्स के पास ही माल डिलीवर करते हैं और ये माल किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर थॉम का ही है। जिसके बाद चौधरी ये सारी बातें अंसारी को बताता है और तभी उन्हें मेघना मिलती है और मेघना और ये सभी लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि रोज की डॉक्टर थी। डॉक्टर उसे बताती है कि वो पिछले 8 सालों से उसे जानती है। तभी चौधरी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर रोज का मिस्टर थॉम से क्या कनेक्शन था। तो वो बताती है कि दरअसल में रोज जो है वो मिस्टर थॉम की मिस्ट्रेस थी, मतलब कि रखेल। तो चौधरी बोलता है कि जिस जगह पर रेड मारी गई थी वो वहाँ पर लोगों से पूछताछ करना चाहता है, क्योंकि उन लोगों की कोर्ट में अगले दिन पेशी थी और इसीलिए चौधरी उनसे पूछकर रघु पासवान के बारे में पता करना चाहता था। वहाँ उसे मालूम चलता है कि रघु इन्हीं के साथ काम किया करता था और मैक्स के पास माल डिलीवर किया करता था। देन वो लोग चौधरी को बताते हैं कि हमने उसके साथ एक लड़की को भी देखा था। और उसके बाद अंसारी और चौधरी वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनकी कार का कोई पीछा कर रहा है। तब वो लोग उसे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर कि वो लोग उन्हें बताते हैं कि हम स्टेट पुलिस है, मतलब कि वो यहीं की पुलिस है। और चौधरी और अंसारी समझ जाते हैं कि मेघना ने ही इन्हें इनके पीछे लगा कर रखा है। एंड तभी अंसारी के पास मेघना का कॉल आता है और मेघना अंसारी को बताती है कि उन्हें यहाँ पर मैक्स की बॉडी मिली है। और इन सारी चीजों को देखकर अंसारी, मेघना और चौधरी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई यहीं का ही है, जो कि ये सारे माइंड गेम खेल रहा है। और फिर 3rd एपिसोड के लास्ट में हम मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड को देख पाते हैं।
जो कि अपने कान में हेडफोन लगाकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा और पहुंचकर लोगों को बुरी तरीके से मारने लगा। यहाँ वो लगभग 3 लोगों को बुरी तरीके से मारता है, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। और इसी के साथ पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के 3 एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और अब स्टार्टिंग होती है 4th एपिसोड की, जहाँ की स्टार्टिंग में हम रोज को देख पाते हैं, जो कि एक ऐसी बंदे के पास जाती है जो कि बेचने का काम करता है। और रोज तो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट है। रोज के पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो ड्रग लेने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है। देन उसके बाद हम उन्हीं 3 लोगों को देखते हैं जिनको थॉम के बॉडीगार्ड ने मारा था। अब जब अंसारी उन तीनों को बारीकी से देखता है तो उसे उनकी कलाई पर 15 दिसंबर 1947 की डेट लिखी मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ चौधरी रघु पासवान के एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है, जो कि नागालैंड में ही रहता है और वो सब्जी वगैरह बेचने का काम करता है और उसका नाम होता है मनोज। और मनोज चौधरी को बताता है कि उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए एक आदमी का नंबर चाहिए था और उसे 2 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाना था। और वो कौन थे उसे ये नहीं मालूम था, बस उसे इतना ही मालूम है कि वो बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अंसारी जब 15 दिसंबर 1947 की डेट को सर्च करता है तो नागालैंड में उसे कुछ रेबल्स के बारे में पता चलता है और इसके बारे में गहराई से जानने के लिए वो एक जगह पर चला जाता है और उसे मालूम चलता है कि 1947 में नागालैंड में एक रेबल्स का ग्रुप जरूर मौजूद था, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले सरेंडर कर दिया था। तो फिर आखिर उन तीनों लोगों को क्यों मारा गया, अब ये बात अंसारी को समझ में नहीं आ रही थी। अंसारी ये सारी बातें चौधरी को भी बताता है और वहाँ चौधरी को रघु के बारे में एक बात और पता चलती है कि नागालैंड में हर महीने एक होटल में वो जाया करता था और ये होटल किसी और का नहीं बल्कि रेड्डी का होता है। अब तुरंत ही चौधरी रेड्डी के होटल में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो पूछताछ करने लगता है, जहाँ पर रेड्डी की वाइफ भी मौजूद होती है जो कि मीटिंग में बिजी थी। इसके बावजूद चौधरी उस मीटिंग में घुस जाता है और पूछताछ करने लगता है और वो उनसे रघु के बारे में पूछता है, जो कि हर महीने इस होटल में आया करता था। अब रेड्डी की पत्नी को इतना सब कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो उसे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस देने के लिए बोल देती है। देन उसके बाद हम देखते हैं चौधरी रेड्डी के अकाउंटेंट को बाहर लाता है और उससे पूछने लगता है और वो अकाउंटेंट यहाँ पर चौधरी को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि रघु हर महीने होटल आया करता था और मुझसे 1 लाख रुपए ले जाया करता था। ये बात जब चौधरी सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगा। वो तुरंत ही सारी बातें अंसारी को बता देता है। खैर इसके बाद ये दोनों क्लब जाते हैं और वहाँ पर शराब वगैरह पीने लगते हैं और यहीं पर वो रोज की डॉक्टर को देखते हैं जो कि शराब पी रही थी। देन उसके बाद वो उनसे बात करती है और उनसे कहती है कि वो ज्यादा शराब नहीं पी पाती है। तभी हम देखते हैं कि अंसारी टॉयलेट चला जाता है। तभी अंसारी के फोन पर एक कॉल आता है। अब बार बार वो कॉल आ रहा था, इसी वजह से चौधरी उसका फोन उठा लेता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो अंसारी की गर्लफ्रेंड का फोन है और उसे पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगा। थोड़ी देर बाद जब अंसारी यहाँ पर आया तो चौधरी ने उसे सब बता दिया कि मोबाइल फोन काफी देर से बज रहा था और इसीलिए मैंने उसे उठा लिया। तो फाइनली अंसारी चौधरी को बता देता है कि दरअसल वो एक लड़के को पसंद करता है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम उज्जैन है। अंसारी चौधरी से कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें बताऊं लेकिन बता नहीं पाया, डिपार्टमेंट के बारे में सोचकर। उसके बाद चौधरी अंसारी से कहता है कि अगर आपको ये सही लगता है तो ये बिल्कुल सही है, अब चाहे तुझे मैं गलत समझूं या फिर कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह रहमान चौधरी के पास एक टिकट लेकर आया था और वो टिकट दरअसल में फ्लाइट की थी क्योंकि हाथीराम चौधरी को नागालैंड से दिल्ली जाना था। क्योंकि चौधरी के बेटे का जन्मदिन था इसीलिए अंसारी ने उसके बिना बताए उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करा दी थी ताकि वो अपने बेटे के जन्मदिन को अटेंड कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि रेड्डी कोई सीधा इंसान नहीं है। वो मिस्टर थॉम के जाने के बाद अब उसकी पूरी निगाह मिस्टर थॉम की संपत्ति पर है और उसके 7 होटल हैं और वो सभी को बेचने के बाद यूरोप में शिफ्ट होना चाहता है। और ये वाली बात रोवेन को भी पता चल चुकी थी कि कपिल रेड्डी विश्वास करने लायक तो इंसान बिल्कुल नहीं है। एंड थोड़ी देर के बाद हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि बजारिया नाम के एक आदमी के घर में घुस जाते हैं और उसे बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और ये गुंडे दरअसल रोवेन के थे और बजारिया को उन्होंने इसीलिए मारा क्योंकि वो होटल खरीदने वाला था रेड्डी से। वहीं दूसरी तरफ हम चौधरी को देखते हैं जो कि दिल्ली पहुंच जाता है और उसका मन तो नहीं था, इसके बावजूद वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर दिल्ली आ जाता है और वो देखता है कि जीतू भी यहाँ पर आया हुआ है और वो देखता है कि रेनू गुड्डू का काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, बिल्कुल बेटी की तरह। जिसके बाद वो सभी लोग सिद्धार्थ के कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहाँ उसे सरप्राइज देने वाले थे। जैसे ही रेनू वहाँ पहुंचती है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एक लड़की भी है और वो उसकी दोस्त है। खैर उसके बाद वो सभी लोग जन्मदिन को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अंसारी के पास एक कॉल आता है और उसे रोज की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और इसीलिए अब वो अंसारी तुरंत ही चौधरी के पास कॉल करता है, लेकिन अपने बेटे के बर्थडे में बिजी होने की वजह से वो अंसारी का कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर अंसारी ने मेघना के पास भी कॉल किया था
लेकिन मेघना ने भी कॉल नहीं उठाया था। खैर, इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि अपने कमरे में थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो आदमी दरअसल में रुबेन के लोग थे। वो यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए आए थे। शायद वो उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अंसारी आ जाता है और वो रोज को बचा लेता है और ये सभी लोग अंसारी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके अंसारी ने इन लोगों से अपना पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन तभी हम थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर लेके बैठा हुआ था और वो अंसारी को शूट कर देता है। उसने बिल्कुल माथे पर गोली मारी थी, जिस वजह से अंसारी यहीं पर मारा जाता है और यहीं पर उसने रोज को भी गोली मार दी थी और नीचे बहुत ज्यादा ढलान होने की वजह से रोज जंगल में बहुत दूर जाकर गिरती है। देन उसके बाद हम देखते हैं मेघना क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। उसे अंसारी की डेड बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन रोज की डेड बॉडी उसे नहीं मिलती है और वो एक ऑफिसर से बात कर रही थी और उसे बताती है कि जब वो रोज को छुड़ाने के लिए वहाँ गया था तो उसने मेरे पास कॉल किया था, लेकिन मैं उसका कॉल नहीं उठा पाई। यहाँ पर वो ऑफिसर मेघना से कहता है कि अंसारी ने तुम्हारे पास कॉल नहीं किया, समझ लो कि नहीं किया, और अगर कोई पूछे तो तुम मना ही करना। और वहीं दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड रोज को ढूंढ रहा था सारे जंगलों में, लेकिन रोज उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। मतलब कि रोज ना तो पुलिस वालों के हाथ आई थी और ना ही उस बॉडीगार्ड के। तो अब अंसारी की डेड बॉडी को दिल्ली भेज दिया जाता है। एंड चौधरी को जब ये बात पता चलती है और वो अंसारी की डेड बॉडी को देखता है तो वो एकदम से रो पड़ता है और उसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी यहाँ पर अंसारी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और चौधरी तुरंत ही उसे एम्बुलेंस के अंदर बिठा लेता है। एंड अगले दिन चौधरी के ऊपर इंक्वायरी होती है, जो कुछ भी अंसारी के साथ हुआ तो तुम क्या कर रहे थे। चौधरी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसके बेटे का जन्मदिन था और अंसारी ने ही मुझे यहाँ पर टिकट देकर भेजा था। अब यहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि ये सब बताने के लिए अंसारी तो यहाँ पर है नहीं और इसीलिए सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगेंगे। इससे अच्छा है कि तुम सारे के सारे इल्जाम अंसारी के ऊपर डाल दो। चौधरी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑफिसर्स के प्रेशर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो वो ये वाला केस बंद करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ रोबिन अपनी माँ के पास कॉल करके बताता है कि मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा है, क्योंकि सारे न्यूज में सिर्फ एक ही न्यूज फैली हुई है कि दरअसल में अंसारी को रोबिन ने ही मारा है। इसीलिए रोबिन के लिए सूट एंड साइड का ऑर्डर निकला है। उधर हम देखते हैं चौधरी का एक साथी ऑफिसर यहाँ चौधरी को कुछ बातें बता रहा था कि हम कुत्ते हैं और तू मैं हम सभी कुत्ते हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम अपने मालिक के साथ वफादार रहे। हमारा कुछ भी और कोई भी हक नहीं बनता है। थोड़ी देर के बाद चौधरी के पास उज्जैन का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। उज्जैन कहता है कि मैं यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और वो उसके लिए महंगी शराब की बोतल देता है और कहता है कि नागालैंड में ऐसी कोई भी शराब नहीं मिलती है। लेकिन चौधरी यहाँ पर उज्जैन को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि नागालैंड में जो कुछ भी हुआ उस सब में अंसारी की ही गलती थी। ऐसा सब कुछ ऑफिसर्स ने उससे लिखवा लिया है। उसने ऐसा उस ऑफिसर्स के प्रेशर में आकर किया था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन चौधरी अपने एक साथी ऑफिसर के साथ बैठे हुए थे। वो लोग अंसारी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर ध्रुव मलिक की कॉलिंग हिस्ट्री उसे एक ऑफिसर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि नागालैंड सदन से यहाँ पर ध्रुव मलिक का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, लेकिन ये चीज उसे सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही पता लग सकती थी। तब वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर की सारे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड होता है और जब वो लोग 6 दिसंबर की रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ध्रुव मलिक दिखाई पड़ता है, जो कि यहाँ पर रोज के साथ आया हुआ था। और अब चौधरी तुरंत ही ब्रिक के साथ ध्रुव मलिक के घर पर जाने लगता है। उसके घर पर पहुंचकर ध्रुव मलिक को पकड़ लेते हैं। उससे पहले तो यहाँ पर चौधरी पूरी तरीके से मारता है और फिर बाद में उससे सारी सच्चाई उगलवाने लगता है, क्योंकि 6 दिसंबर की रात को ध्रुव मलिक ने कहा था कि वो तो नोएडा में था। सीसीटीवी फुटेज में वो नागालैंड सदन के बाहर मौजूद था। तब ध्रुव मलिक यहाँ पर उन्हें सब कुछ सच बता देता है और वो बताता है कि नागालैंड में किसी जगह से रोज के पास 50,000 रुपए आया करते थे। जब उसे मालूम चला कि ये पैसा थॉम के पास से आता है तो उसने एक प्लान बनाया। उसने थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा और रोज भी इसके लिए मान गई। एंड फिर वो थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए जब नागालैंड सदन में गई थी तब वो बाहर ही नहीं आई। तब सीसीटीवी फुटेज के द्वारा मालूम चला कि वो रघु के साथ नागालैंड वापस चली गई है और वो बताता है कि रोज ने ही रघु को अपने यहाँ पर काम पर लगवाया था। वो ये भी बताता है कि ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ था रघु, इसीलिए उसने ये कदम उठाया था। दूसरी तरफ नागालैंड में हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि जंगल में ही मौजूद था और वो अभी भी रोज को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तो बॉडी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को मिल जाती है और मालूम चलता है कि रोज की अभी सांसें चल रही हैं और वो पूरी तरीके से जिंदा है। इसीलिए यहाँ पर मेघना तुरंत ही इस बात को हाथीराम चौधरी को बता देती है। चौधरी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि रोज ही वो लड़की है जिसके द्वारा इस सारी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है और इसीलिए रात को वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग करने लगता है। देन उसके बाद वो नागालैंड के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की रोबेन की हम माँ को देखते हैं और 10 साल पहले रोबेन की बहन रिसेल ने सुसाइड कर लिया था। इधर हम देखते हैं चौधरी मेघना से मिलने के लिए जाता है क्योंकि अभी भी रोज जिंदा थी और वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। देन हम रहमान को देखते
हैं, जो कि चौधरी से कहता है कि सर ये पाताल लोक बन चुका है और आप इस पाताल लोक में मत उतरिए। लेकिन चौधरी कहता है कि इस पाताल लोक का मैं परमानेंट निवासी हूँ। और इसके बाद वो मेघना से मिलता है और रोज को भी मिलता है। रोज की हालत काफी बिगड़ी हुई थी और वो बेहोश थी और इंटरनल इंजरी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिस वजह से रोज के बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% है। खैर उसके बाद हम उसी बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसे भी मालूम चल चुका था कि रोज इसी हॉस्पिटल में है और वो यहाँ पर उसकी फोटो खींच लेता है। अब आगे हम चौधरी को धीरज बिजौरिया के घर पर देखते हैं कि धीरज बिजौरिया यहाँ पर मारा गया था, इसीलिए वो यहाँ पर उसके भाई से मिलने के लिए आया था और उसे दरअसल में रुबेन के लोगों ने ही मारा था। जिस दिन वो लोग उसे मार रहे थे उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने उसे मार दिया था। उसके बाद चौधरी धीरज बिजौरिया के भाई से बात करने लगता है, जिस पर बिजौरिया बताता है कि कपिल रेड्डी हमारे सारे होटल बेचना चाहता है, लेकिन रुबेन चाहता है कि हम ये होटल न खरीदें, जबकि रेड्डी हमें ये बहुत ही कम दाम में बेचने वाला था और सब कुछ बेचकर यूरोप जाने वाला था, लेकिन उसे ऐसा नहीं मालूम था कि उसके साथ ये हो जाएगा। अब जब चौधरी वहाँ से निकलने लगा तो वो देखता है कि रुबेन के कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए थे। इन ऑफिसर्स को रुबेन ने खरीद रखा था और चौधरी उनसे कहता है कि वो रुबेन से मिलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ थॉम के सारे लोगों को ये बात मालूम चल चुकी थी कि रोज किस हॉस्पिटल में है, जिस वजह से सभी लोग उस हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये बात मालूम है कि रोज ने ही थॉम को मारा है। अब वो लोग हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं ताकि वो रोज को मार सके। इसी हड़बड़ी में एक पुलिस वाले से एक लड़के पर गोली चल जाती है और वो यहाँ पर मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर उन सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो सारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर चौधरी मेघना के पास कॉल करके कहता है कि आपको रोज को वहाँ से निकालना होगा पीछे वाले रास्ते से। देन उसके बाद चौधरी वहाँ पर आ जाता है और चौधरी में उन सारे लोगों में एक बढ़िया सी फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे तैसे करके चौधरी उन गुंडों का सामना करता है और वो उन सभी गुंडों को रोक लेता है और दूसरी तरफ वो एम्बुलेंस से रोज को एक नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। हम चौधरी को देखते हैं जिसको छोटी मोटी चोटें आ गई थी, तो डॉक्टर उसका इलाज करती है और उससे कहती है तुम क्या शराब पीते हो। अब शराब की बात सुनकर चौधरी को रोज की उसी फ्रेंड की याद आ जाती है जो कि डॉक्टर थी और उन्हें उस दिन क्लब में मिली थी, जो कि उनके साथ शराब पी रही थी। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसे बताया था कि रघु से मिलने के लिए एक लंगड़ी औरत आई थी, जिससे वो समझ जाता है कि रघु से वो ही जरूर मिली होगी, इसीलिए चौधरी उसे मिलने के लिए जाता है। देन अब वो उसे सारी चीजें उगलवाने लगता है एंड फिर वो रोज के बारे में बताती है। वो कहती है कि हम साथ में ही रिहेब सेंटर में थे जहाँ मैं प्रेग्नेंट थी और रोज भी प्रेग्नेंट थी, और वो कहती है कि रोज को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को मालूम चली तो वो हम दोनों को मार डालेगा, और उसी डर की वजह से उसे ड्रग्स की आदत लग जाती है। वो अपनी ड्रग्स की आदत को छुड़ा नहीं पाई। तो चौधरी कहता है कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को नहीं मालूम थी तो उसे पैसा क्यों देता था, जिस पर वो औरत उसे बताती है कि वो पैसा थॉम नहीं देता था बल्कि उसकी पत्नी दिया करती थी। एंड वो औरत आगे चौधरी को बताती है कि प्रेगनेंसी के समय मेरा मिसकैरेज होने की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मारा गया था, लेकिन रोज ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि जैन ही है जो कि उसी के साथ रहती है, और उसने जैन की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी और खुद दिल्ली जाकर कुछ पैसे कमाने के लिए चले गई थी ताकि बहुत सारा पैसा जुटाने के बाद वो जैन को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर ले, और इसी कारण उसने रघु की मदद ली थी बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। एक बार तो सारी प्लानिंग भी हो चुकी थी, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे। मैं भी जैन को लेकर उसके पास चले गई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो फुल टू फुल नशे में है और उसकी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसीलिए मैं जैन को वापस लेकर आ गई क्योंकि वो समझ चुकी थी रोज उसका ख्याल नहीं रख पाई। देन हम आगे रेड्डी की पत्नी और रुबेन की माँ को देख पाते हैं और यहाँ में मालूम चलता है कि थॉम की पत्नी रोज को पैसे क्यों दिया करती थी। एक्चुअली थॉम की पत्नी चाहती थी कि रोज उसके पति से दूर रहे और इसीलिए वो उसे 1 लाख रुपए महीने में दिया करती थी, और रोज भी इसके लिए मान जाती है और वो नागालैंड छोड़कर दिल्ली चले जाती है। देन अगले दिन हम चौधरी को देखते हैं जो कि मेघना को ये सारी बातें बताता है। देन उसके बाद मेघना उससे कहती है कि रोज के बच्चे के बारे में थॉम की पत्नी को मालूम नहीं था, तो फिर वो किस बात के पैसे दिया करती थी, जिस पर चौधरी कहता है अपना मुंह बंद रखने के। फिर मेघना चौधरी से कहती है कि थॉम एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, उसके अफेयर की खबरें अक्सर आया करती थी, तो इतनी छोटी सी लड़की की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रुबेन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था और वो गहरी खाई में गिरता जाता था। प्रॉब्लम्स तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब चौधरी रुबेन की बहन मतलब कि रेचल के स्कूल पहुंचता है और वो देखता है कि रिचेल और रोज तो आपस में दोस्त थी। तभी चौधरी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रुबेन उससे मिलना चाहता है। इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और अभी तक हमने 6 एपिसोडों को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी के बचे 2 एपिसोड की वीडियो भी हम जरूर ही जल्दी से लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी के 2 एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।